लोग 11th क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट repetition so that the resulting numbers are between 100 and 1000। ओके, तो ये जाहिर सी बात है कि ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद परम्यूटेशन से कैसे सॉल्व करा जा सकता है वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए 100 से बड़ा है और 1000 से कम है, तो यानी कि ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और मेरे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल है? 0 1 2 3 4 5। अच्छा, तो अब इसके लिए मेरे पास कितने पोजीशन है? देखिए 3 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है। तो ये है 100 प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है यूनिट प्लेस। 100th प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 1 to 5, क्योंकि जीरो मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है ना, जीरो यूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास बच जाते हैं 5। अच्छा, नेक्स्ट डिजिट के लिए क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मेरे पास 1 to 5 में से 4 बच जाएंगे और जीरो भी है मेरे पास, तो फिर से 5 हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट डिजिट के लिए मेरे पास कितने बचेंगे? 4। तो ये हो जाएगा 5 into 5 25 into 4 100, यानी कि 100 नंबर्स मैं फॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो गया। अब अगर मुझे परम्यूटेशन प्रिंसिपल से करना हो तो ये कैसे करेंगे? तो 3 डिजिट्स हैं। देखिए ये डिजिट जो है, ये डिजिट मैं जानता हूँ, ये सिर्फ 5 वेज में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी ये जो 2 डिजिट है, ठीक है, इन 2 डिजिट को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने नंबर्स अवेलेबल होंगे? 5, क्योंकि मैं जीरो भी यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास 5 है और 5 में से मैं 2 यूज कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 5p2। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 into 5p2। 5p2 is nothing but 5 factorial upon 5 minus 2, which is 3 factorial, which is nothing but 5 into 5 into 4। तो इसका जो आंसर है और ये आंसर, ये एक्चुअली सेम ही है। अगेन, जैसा कि मैंने कहा, मैं हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ आपसे कि आपके ऊपर होगा कि आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना चाहेंगे या सिंपल या परम्यूटेशन का प्रिंसिपल, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम लोग 12th क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो 12th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स which can be formed using 3 4 5 6 7 8 without repetition so that how many of these numbers are divisible by 5 and not divisible by 5। यानी कि 3 क्वेश्चन मुझसे एक्चुअली पूछे गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप देख पाए। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं और मुझे यूज करने हैं 3 4 5 6 7 8। तो मुझे 6 नंबर हैं और मेरे पास 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो मैं कह सकता हूँ 6 डिजिट्स कैन बी अरेन्ज्ड इन 6 प्लेसेस इन 6p6, विच इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल वेज। तो पहला तो आंसर ये हो गया। अब पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ए, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 720। अच्छा, डिविजिबल बाय 5 यानी कि डिविजिबल 5 की एक खासियत होती है कि उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, जो यूनिट्स प्लेस होती है उसकी, वो 5 से एंड करती है या 0 से एंड करती है। 0 मुझे दिया हुआ नहीं है, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो जो बाकी की 6 पोजीशंस है, बाकी की 5 पोजीशंस है, 5 पोजीशंस है, इन पे मेरे पास 5 नंबर्स है, तो मैं 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 120। तो यानी कि 120 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, है ना। टोटल हमने 720 नंबर फॉर्म किए, उसमें से 120 जो है
वो डिविजिबल बाय 5 है, तो ऑब्वियस है कि जो डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे वो होंगे 720 माइनस 120, विच इज नथिंग बट 600। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोड वर्ड इज फॉर्म्ड by two different English letters followed by two non-zero distinct digits। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि ये जो है ये काइंड ऑफ पास कोड आप उसको बोल सकते हैं, या एक कोड वर्ड है। तो कोड वर्ड में पहले जो दो अ, मतलब लेटर्स हैं, पहले ये दो लेटर्स हैं और ये दो नंबर्स हैं। चलिए मान लेते हैं, मैं इनको कहता हूँ L1 और L2, N1 और N2। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट है, माने कि L1 और L2 डिफरेंट हो गए, वो दोनों सेम नहीं हो सकते। यानी कि ये नहीं हो सकता ये ए हो या बी बी हो। अ, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो देखिए पहले लेटर को चूज करने के लिए मेरे पास 26 वेज है ना, और नेक्स्ट डिजिट को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 25 वेज है ना। फिर नंबर्स के लिए मेरे पास देखो कितने पॉसिबिलिटीज हैं। टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि मैं 1 to 9 कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ। 1 to 9 मतलब मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, वो भी डिस्टिंक्ट डिजिट्स ही हैं। तो अगर मैंने एक यूज कर लिया, यानी कि यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ पर मैंने ए बी लिखा है, तो मैं इसको 9 9 नहीं लिख सकता। यहाँ पे 9 8 9 7 कुछ भी लिख सकता हूँ, पर 9 9 नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 into 8, है ना, क्योंकि मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता और वो रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के साथ आंसर, है ना। आ, अब अगर मुझे करना हो यूजिंग परम्यूटेशंस, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं कह सकता हूं दैट फर्स्ट टू लेटर्स फॉर फर्स्ट टू लेटर्स हम कह देते हैं, फॉर फर्स्ट टू लेटर्स वी हैव 26 alphabets and we have to arrange two alphabets, two alphabets. So two alphabets can be selected and arranged from 26 alphabets in 26 P2 ways, and or two non-zero. Uh, the next two places के लिए मैं कह सकता हूँ for two numbers या two digits we have 9 digits, and similarly, and we have to arrange two digits। ठीक है, तो मेरे को 9 में से दो अरेंज करने हैं, तो ये हो जाएगा 9 P2, तो ये हो जाएगा 26 P2 हो जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 - 2 विच इज 24 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो दिस इज नथिंग बट 26 × 25 इंटू 9 × 8। ये दोनों ही सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये दोनों सेम है। अगेन, या मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व करना चाहेंगे या परम्यूटेशन से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 बॉक्सेस इन एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन अ पोस्ट बॉक्स। यानी कि देखिए मेरे पास आपने पोस्ट बॉक्स है मेरे पास, अ, ये कुछ ऐसे टाइप के पोस्ट बॉक्सेस आपने देखे होंगे, है ना।
अच्छा, अब कहा जा रहा है कि मेरे पास कितने लेटर्स हैं। मेरे पास 5 लेटर्स हैं और कहा जा रहा है कि आप कितने भी डाल लो फर्स्ट में, कितने भी डाल लो सेकंड में, कितने भी डाल लो थर्ड में। फर्स्ट में जितने डालने हैं डालो, सेकंड में, थर्ड में। तो इसको है ना करने का, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करता हूँ तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर मैं परम्यूटेशन का मेथड इस्तेमाल करूंगा तो बड़ा कठिन है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 5 लेटर्स हैं, है ना। हर लेटर को मैं कह सकता हूँ ईच लेटर कैन बी पोस्टेड इन 3 ways। ठीक है, एंड देर आर 5 लेटर्स। तो यानी कि टोटल total arrangements that are possible would be 3 into 3 into 3 into 3 into 3, यानी कि 3 raised to 5, राइट। सो ये हो जाएगा 3 into 5 विच इज इक्वल टू 243। चलिए हम लोग 14 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब हम 15 क्वेश्चन पर आते हैं। तो कहा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिन 4 एट अ टाइम so that a specified object always occurs, never occurs। तो दो क्वेश्चन है। पहले तो देखिए, अगर मेरे पास 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मुझे 4 अरेंज करने हैं, ठीक है, तो उसका क्या, कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 11 p4 वेज में। अच्छा, ये हो गए टोटल, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज। अच्छा, दूसरा कह रहा है नेवर, ऑलवेज अकर्स और नेवर अकर। तो देखिए ऑलवेज अकर्स और नेवर अकर्स में से मैं पहले बी सॉल्व करता हूँ और फिर ए सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं कुछ इससे पहले कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 3 अरेंजमेंट्स हैं, मतलब 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, उसमें से मैं 3 लेटर सिलेक्ट करना चाहता हूँ और 3 लेटर सिलेक्ट करके उसके अरेंजमेंट्स बनाना चाहता हूँ। तो कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 3 letters can be arranged in 4p3 ways, which is nothing but 4 factorial upon 4 minus 3, which is 1 factorial। या इसको जरा हम कहते हैं, मैं दो को पकड़ता हूँ, ये 2 थोड़ा 3 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 2 है। तो 2 हो जाएंगे 4 - 2, तो ये हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 4 × 3, यानी कि 12 पॉसिबिलिटीज होंगे। तो 12 पॉसिबिलिटीज को लिख लेते हैं। मान लीजिए ये होगा ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है, और इनको मैं उल्टा कर दूंगा, ये हो जाएंगे बी ए, सी ए, और ये हो जाएंगे डी ए। ठीक है, उसके बाद मैं कह सकता हूँ बी सी और बी डी, तो ये उल्टे हो जाएंगे सी बी और डी बी। अब आखिरी है सी डी और डी सी। तो टोटल ये 12 पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि आई डोंट वांट सी। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने हैं? 12। सी किन में है? तो ये सी इसमें है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में सी है, इसमें से 6 में सी है 6 वेयर सी अकर्स, और ये है 6 वेयर सी इज एब्सेंट। ठीक है, ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब इसकी तरफ देखिए, हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है ऑलवेज अकर्स एंड नेवर अकर्स। तो अगर मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास टोटल अरेंजमेंट्स अगर 11 p4 है,
तो उसमें से कुछ होंगी जो नेवर अकर्स होंगी, और कुछ पॉसिबिलिटीज हैं ऑलवेज अकर्स। इन दोनों को मिला के जितनी मेरी पॉसिबिलिटीज होंगी वो 11p4 होगी। तो मैंने दोनों में से एक निकाल दिया, तो मैं बस मुझे माइनस करना है। तो मान लो मैं नेवर अकर्स निकाल रहा हूँ, तो नेवर अकर्स निकालना मेरे लिए इजी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास नेवर अकर्स मतलब मैं 11 में से एक ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे लेना ही नहीं है, मतलब उसके सिलेक्शन ही नहीं चाहिए मुझे। तो मेरे पास बच जाते हैं 10 ऑब्जेक्ट्स, और मुझे अरेंज करने हैं 4। तो ये हो जाएगा 10p4। इसका आंसर हो जाएगा 10p4। ठीक है, तो 10p4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ऑलवेज अकर्स है, तो मैं कह सकता हूँ टोटल पॉसिबिलिटीज है 11p4, माइनस नेवर अकर्स की मुझे पता थी पॉसिबिलिटीज थी 10p4। तो ये हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 10 × सॉरी, ये हो जाएगा 11 × 10 × 9 × 8 माइनस 10 × 9 × 8 × 7। तो मैं इसको कह सकता हूँ 10 × 9 × 8 कॉमन निकाल दिया मैंने, 11 - 7 विच इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा विच वुड बी इक्वल टू 10 × 9 × 8 × 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देर आर 4 लेटर्स ABCD। आई हैव टू अरेंज 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? टोटल 12 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। In how many cases C occurs and in how many cases C doesn't occur? तो मेरे पास पता है, मेरे पास अकरेंस के 6 होंगे और नॉट अकरेंसेस के 6 होंगे, तो टोटल हो गए 12, है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 4 एट अ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टोटल निकाले। टोटल पॉसिबिलिटीज है 11p4। उसमें से मैंने निकाले कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसकी पॉसिबिलिटीज हैं इतनी, और अगर मुझे उसमें से निकालनी है ऑलवेज अकर्स की, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, टोटल में से सी, यानी कि टोटल क्या होगा? टोटल होगा ऑलवेज अकर्स और नेवर अकर्स। तो मैंने अगर नेवर अकर्स निकाल लिया तो मैं उसको टोटल में से माइनस कर लूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना जहां पर आपको दोनों में से एक निकालना इजी होता है। तो फिर आपको ऐसे आप, क्योंकि आपने एक निकाल लिया तो आप दूसरा निकाल सकते हो विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन, है ना। तो ऐसा अगला कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 16th क्वेश्चन की ओर आते हैं। 16th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस? 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर एंड 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो रिस्ट्रिक्शंस हम लोग हैं। हमारे पास 5 बुक्स हैं। मान लीजिए बुक का नाम है A B C D और E, और मैं चाहता हूँ कि बी और सी जो है वो हमेशा साथ में हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस मतलब देर आर 5 बुक्स और 5 प्लेसेस, हेंस टोटल अरेंजमेंट वुड बी 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब दूसरे केस पे आ रहे हैं हम लोग। 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, माने कि देखिए A B C D और E, तो यानी कि ये बी और सी जो है मैं चाहता हूँ हमेशा साथ में रहे।
तो अगर बी और सी है तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल 4 यूनिट हो जाते हैं, एक यूनिट ये और डी ई, तो टोटल 4 यूनिट हो जाते हैं। तो 4 यूनिट अपने आप में हम अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में, और ये जो बी और सी है उसको आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में, है ना। तो ये 5 फैक्टोरियल वुड बी 120, और ये हो जाएगा 24 × 2 विच इज 48। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन आता है नेवर टुगेदर। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे डायरेक्ट मेथड या डायरेक्टली ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है। देखिए, अब मेरे मुझे पता है कि टोटल 5 फैक्टोरियल वेज है जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जब मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो इसमें से मैंने निकाला कि अगर टोटल है 120, तो 120 में से ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर मेरे को कितने मिले 48। अब या तो ऑलवेज टुगेदर होगा या तो नेवर टुगेदर होगा, है ना। यही दो पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो अगर मुझे पता है कि ये ऑलवेज टुगेदर जो है वो 48 है, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 48, विच इज नथिंग बट 72, है ना। मान लीजिए अगर मैं इसको जरा ये अरेंज करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास 3 बुक्स है, ए बी और सी, और मैं चाहता हूँ बी और सी हमेशा साथ में रहे। तो देखिए, या टोटल इसके टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल होंगे, ये होंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब वो लिख देते हैं हम लोग ऑप्शन ए बी सी, ए सी बी, फिर आता है बी ए सी, बी सी ए, और आता है सी ए बी, सी बी ए। ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं कहूँ मेरे पास बी और सी को कितने जगह पे रखा जा सकता है, तो यानी कि देखो ये केस में राइट है, इस केस में भी राइट है क्योंकि सी और बी साथ में है, ठीक है। इस केस में नहीं है, इस केस में है, इस केस में नहीं है, इस केस में है। तो यानी कि 4 केस में है कि दे आर ऑलवेज टुगेदर, 2 केसेस में है दे आर नेवर टुगेदर, बरोबर। और टोटल वेज कितने हैं 6। तो यानी कि अगर मैंने ऑलवेज टुगेदर कैलकुलेट कर लिया था तो मैं नेवर टुगेदर कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने 5 की जगह 3 करके दिखा दिया आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग 16 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। चलिए अभी हम लोग 17 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलिए हम लोग 17 क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 17 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 3 boys and 3 girls are to sit in a row. How many ways can be done if there are no restriction? तो देखिए, पहला है if there are no restriction, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 3 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 पीपल और 6 पर्सन कैन बी अरेंज्ड amongst among themselves in 6 p6, which is nothing but 6 factorial ways, ठीक है। सिंपल। सेकंड है देर इज अ गर्ल एट ईच एंड, तो यानी कि ये कह रहा है कि गर्ल से स्टार्ट करो और गर्ल से एंड करो, और बाकी जो 4 प्लेसेस हैं 2 3 4, यहाँ पे यहाँ पे आएंगी 3 बॉयज और एक गर्ल, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि ये जो 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, इन 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं। तो इन 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के, मान लीजिए अब मेरे पास 3 गर्ल्स हैं, तो 3 में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं, तो उसके वेज हैं
या तीन में से दो गर्ल्स को अरेंज करना है, तो वो अरेंज हो सकते हैं 3P2 वेज में। अच्छा, यहाँ पे अब ये चार लोग हैं, 4 पर्सन आर देयर, और वो चार लोग अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में, है ना? तो ये हो जाएगा सिंपल 3P2 × 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 × 3 72। आई होप आपको ये समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स आर एट ऑल्टरनेट प्लेसेस। तो देखो ऐसे ऐसी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग उसको रिपीट करते हैं। तो तीन बॉयज और तीन गर्ल्स हैं, इनको अरेंज करने के वेज हैं कि आर ऑल्टरनेटिंग। तो पहला हो सकता है बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, और दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है गर्ल बॉय गर्ल बॉय। अब ये पोजीशंस जो है वो फिक्स्ड है ना? तो इस केस में तीन पोजीशन पे तीन गर्ल है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और तीन गर्ल्स, तीन प्लेस तीन प्लेसेस पे तीन बॉयज है, तो ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये भी वैसा ही हो जाएगा। ये केस 1 कहते हैं हम लोग, और ये केस 2। तो केस 1 का रिजल्ट आएगा 3 × 6 × 6 70, 36। और ये भी आ जाएगा 36, विच इज टोटल इज 72। यानी कि 72 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास थर्ड केस के लिए। फोर्थ है ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। तो फोर्थ केस में हम लोग कह सकते हैं, फोर्थ केस को देख लेते हैं। और फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है कि ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। तो देखिए, बॉयज को अगर एक साथ बिठाना है, तो इसको हम लोग एक यूनिट पकड़ सकते हैं, और बाकी तीन गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट और ये 3 यूनिट। ठीक है, अगर ये एक यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो टोटल जो अरेंजमेंट हो सकती है इन चारों की इन चारों की हो सकती है 4 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन ये जो तीन बंदे हैं, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट हो सकती है 3 फैक्टोरियल वेज में। आपस में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 24 × 6 विच इज इक्वल टू 120। सॉरी, 6 4 24 टू 6 12 144। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई थिंक हम लोग ये सारी एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर चुके हैं। तो हमने 3.3 पूरा कर लिया है। चलिए अब हम लोग 3.4 की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा परम्यूटेशन ऑन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब तक आप देखिए जो भी हम लोग कर रहे थे वो ऐसे केसेस थे जहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन ढूंढ रहे थे। अब नेक्स्ट केस में हम लोग करेंगे परम्यूटेशन ऑन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।